जमीनी हकीकत के साथ। मैं झांसी से तारिक इकबाल, बुंदेलखंड की धरती से हर मुद्दे की बेबाक रिपोर्ट। मैं नोएडा से निकिता टकुन्ना, एनसीआर की कॉर्पोरेट और क्राइम की दुनिया, हर अपडेट सबसे तेज। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र भाटी, तेजी से बदलते शहर की हर खबर, हर ब्रेकिंग से आपको कराऊंगा रूबरू। मैं मेरठ से अभय शर्मा, खेल, क्राइम और सियासत, हर एंगल से पूरी कवरेज। मैं मिर्जापुर से मनीष त्रिपाठी, पूर्वांचल के हर कोने से सच्चाई की गहराई तक। मैं संभल से विजेंद्र सिंह, दिखाऊंगा आपको जमीनी मुद्दों की असली तस्वीर, हर तक बेखौफ सामने। मैं सहारनपुर से आलोक तनेजा, पश्चिम यूपी की हर हलचल सबसे पहले सबसे आगे। मैं वाराणसी से प्रवीण चौबे, धर्म और विकास की नगरी से हर बड़ी खबर सबसे पहले। अब देश देखेगा, सुनेगा और महसूस करेगा भारत अपडेट। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे सातों दिन। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ, एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभावशाली हो और हर दर्शक को मिले सच का भरोसा। विवेक पाठक का विजन है भारत अपडेट को देश के हर घर तक पहुंचाना और इसे ऐसा समाचार का मंच बनाना जो जनता की आवाज, राष्ट्र की सोच और सच्चाई का सबसे मजबूत माध्यम बने। उनकी अगुवाई में भारत अपडेट सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि भरोसे, निष्पक्षता और नई पत्रकारिता का प्रतीक बन रहा है। बड़ी बैठक, कोलकाता में आयोजित की गई बैठक। मतगणना से पहले बीजेपी बनाएगी रणनीति। लखनऊ में आज बीजेपी निकालेगी मशाल जुलूस में सीएम योगी होंगे शामिल, दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे मौजूद। महिला आरक्षण बिल गिरने पर विरोध। आज बिजनौर दौरे पर सीएम योगी अफजलगढ़ में करेंगे जनसभा। विधायक निवास पर जनसभा को करेंगे संबोधित। कई विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन। बंगाल में 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज पुनः मतदान। मागरहाट के 11, डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर रिपोलिंग। हिंसा की आशंका के बीच सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। आज से 4 मई के बीच 15 राज्यों में तूफानी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में चेतावनी जारी। एक बार फिर स्वागत आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आज बीजेपी मशाल जुलूस निकालेगी। मशाल जुलूस में शामिल होंगे सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। महिला आरक्षण बिल विरोध को लेकर ये मशाल जुलूस निकाली जाएगी।
बीजेपी आज मशाल जुलूस यात्रा निकालेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इसमें शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। लोक भवन से अटल चौक तक ये जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस में करीब 5000 लोग शामिल होंगे। शाम को 7 बजे ये मशाल जुलूस यात्रा शुरू की जाएगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम खारिज होने पर यह विरोध बीजेपी की ओर से किया जाएगा। तो मशाल जुलूस को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट है, जहां पर महिला आरक्षण बिल विपक्ष के समर्थन के बगैर गिरने के बाद से लगातार बीजेपी जो है विपक्ष पर हमलावर है। इसके पहले कई जिलों में अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता तक ये बात पहुंचाई और ये बात हमेशा कही कि विपक्ष महिला विरोधी है। इसके बाद पदयात्रा निकाली गई, महिला आक्रोश पदयात्रा लखनऊ में कुछ दिनों पहले निकाली गई थी, जिसमें खुद सीएम योगी जो है पहुंचे हुए थे। आज एक बार फिर से मशाल जुलूस जो है निकाली जाएगी। मशाल जुलूस को लेकर तमाम तैयारियां कर दी गई हैं। शाम को 7 बजे का समय रखा गया है, जब लोक भवन से लेकर अटल चौक तक मशाल जुलूस निकाली जाएगी। लगभग 5000 कार्यकर्ता, जिनमें महिला पुरुष सब होंगे, खासतौर पर महिलाओं पर फोकस रहने वाला है, शामिल होंगे। मशाल हाथ में लेकर विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन। और अब सीधे रुख करेंगे पश्चिम बंगाल की खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल में पुनः मतदान जारी है, यानी कि रिपोलिंग जारी है। दक्षिण 24 परगना जिले के 15 बूथों पर रिपोलिंग। डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर मतदान हो रहा है, तो मगराहाट के पश्चिम में 11 बूथों पर मतदान हो रहा है। शाम को 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और हंगामे की आशंका है, इस वजह से सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल कड़ी कर दी गई है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर पश्चिम बंगाल में पुनः मतदान जारी है और इसको लेकर अब दक्षिण 24 परगना जिले के 15 बूथों पर वोटिंग हो रही है। डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर मतदान जारी है, तो वहीं मागरहाट पश्चिम के 11 बूथों पर मतदान चल रहा है। आशंका एक बार फिर से 29 अप्रैल की तरह हिंसा और हंगामे की है, इस वजह से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है और सेंट्रल फोर्सेस भी तैनात की गई हैं। 4 को मतगणना है, उससे पहले एक बार फिर से 15 बूथों को चिन्हित किया गया है, जिन पर रिपोल जारी है। साउथ 24 परगना टीएमसी का गढ़, खासतौर पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का गढ़। डायमंड हार्बर की 4 बूथों पर भी मतदान चल रहा है। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। नासिक टीसीएस धर्मांतरण मामले में सुनवाई होगी। निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। कोर्ट आज अग्रिम जमानत की याचिका पर फैसला सुनाएगा। नासिक कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज नासिक कोर्ट इस पर फैसला सुनाने वाला है। निदा खान, जो कि टीसीएस की एचआर है, एचआर निदा खान, जो लंबे समय से फरार चल रही है, उसने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है और अग्रिम जमानत याचिका को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। खबर मेरठ से है। मेरठ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि बदमाश पिछले 8 महीने से फरार चल रहा था और उस पर चोरी, लूट जैसे कई वारदातों को अंजाम देने का आरोप था। फिलहाल पुलिस ने जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब उसे पूछताछ की जा रही है। यह आरोपी देखिए अरेस्ट कर लिया गया है। 50,000 का इनामी बदमाश गुजरात से पकड़ा गया है। मेरठ पुलिस ने बिल्कुल कमर कस ली थी कि इस आरोपी को जो है पकड़ के ही मानेगी और देखिए नतीजा सामने है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजरात से 50,000 के इनामी बदमाश को अरेस्ट कर लिया है, जिसके ऊपर ऑलरेडी कई मुकदमे दर्ज हैं। अब इससे लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि उन केसेस को भी क्लोजर मिल सके जिसकी वजह से आरोपी जो फरार चल रहा था और वो केसेस लंबे समय से लंबित पड़े थे। पिछले 8 महीने से ये बदमाश फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के ही अनुपालन में जो हमारे क्षेत्र के जितने भी इनामी अपराधी है, इनके ऊपर वापस से नए तरीके से जांच कर इनकी गिरफ्तारी करने हेतु टीमें गठित की गई थी। इसमें कल थाना लोहिया नगर साथ में एसओजी और सर्विलांस की मदद से एक अच्छी कामयाबी हासिल हुई है। एक जो अभियुक्त है, जिसका नाम इंतजार पुत्र पीरू है, ये लगातार चोरी और लूट जैसे घटनाओं को अंजाम देता था और जिसके ऊपर
तो वहीं गोंडा में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक युवक और उसके माता पिता पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे तीनों घायल हो गए। वहीं युवक के पिता के इलाज के दौरान मौत हो गई है। पूरे मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और आरोपी की तलाश की जा रही है, जिसके बाद से पुलिस ने लगातार दबिश देकर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। अब उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसने इस वारदात को क्यों अंजाम दिया है। ये बड़ी घटना इस वक्त सामने आई जहां पर लाठी डंडों से जमकर 3 लोगों की पिटाई की गई। एक युवक और उसके माता पिता को जमकर पीटा गया है और उसके बाद पुलिस ने आरोपी को जो है अरेस्ट कर लिया है और लाठी डंडों से जमकर युवक और उसके माता पिता की पिटाई की गई, जिसके बाद से उनकी स्थिति जो है गंभीर हो गई। अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां युवक के पिता ने दम तोड़ दिया है और अब ये पूरा मामला जो है तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। युवक की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या वो कारण था जिसकी वजह से उसने इतनी बेरहमी से तीनों की पिटाई की है। इस वक्त लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस मुख्यालय में तैनात एएसआई ने सुसाइड कर लिया है। एएसआई सत्येंद्र वर्मा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। कमरे में फंदे से लटकता हुआ एएसआई का शव बरामद किया गया है। पुलिस को मौके से 4 पेज का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस ने सुसाइड के मामले में मंगेतर पर एफआईआर दर्ज की है। आत्महत्या के लिए उकसाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। अहिमा मऊ के सुशांत गोल्फ सिटी का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस मुख्यालय में तैनात एएसआई सत्येंद्र वर्मा ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। आरोप मंगेतर पर है। सुसाइड करने के लिए यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप मंगेतर पर लगा है। सत्येंद्र वर्मा की शादी तय हो गई थी और एंगेजमेंट हो चुका था और शादी की डेट अब धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। दोनों के बीच में बातचीत भी चल रही थी और लगातार वो दोनों एक दूसरे के टच में थे, लेकिन इसी बीच एक दुखद खबर सामने आती है। सत्येंद्र वर्मा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है और 4 पेज का सुसाइड नोट इस दौरान पुलिस को बरामद हुआ है। पुलिस लगातार उस 4 पेज के सुसाइड नोट को जो है चेक कर रही है और उसी के आधार पर, सुसाइड नोट के आधार पर ही मंगेतर पर एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि इन दोनों के बीच में क्या ऐसी बात थी जिसकी वजह से सत्येंद्र ने जो इतना बड़ा कदम, खौफनाक कदम उठाया है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वाले एक ही बात कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी बात थी तो सत्येंद्र को हमसे शेयर करनी चाहिए थी, हमें बताना चाहिए था, हम आगे इस पर कोई ना कोई फैसला जरूर लेते। लेकिन इस तरीके का खौफनाक कदम उठाने के बाद से परिवार वालों के लिए भी इस पर भरोसा करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। आत्महत्या के लिए उकसाने पर एफआईआर दर्ज किया गया है मंगेतर पर। मंगेतर से अब आगे पूछताछ होगी। अहिमा मऊ के सुशांत गोल्फ सिटी का ये पूरा मामला, जहां पर सत्येंद्र वर्मा, तस्वीरों से भी साफ है कि बहुत ही कम उम्र का ये एएसआई, महज 25 से 27 की इसकी उम्र रही होगी और इसने इतना खौफनाक कदम उठाया। शादी तय हो गई थी, एंगेजमेंट यानी कि सगाई भी हो चुकी थी। मंगेतर से रोजाना बातचीत होती थी, लेकिन इस बीच ऐसा क्या हुआ कि सत्येंद्र ने इतना बड़ा कदम उठाया है। 4 पेज का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है और ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर पुलिस मुख्यालय में तैनात एएसआई ने आत्महत्या कर ली है। एएसआई सत्येंद्र वर्मा ने आत्महत्या कर ली है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। खबर कन्नौज से है, जहां सड़क हादसे में बिहार के भागलपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह की मौत हो गई। आपको बताएं कि दिल्ली से पटना लौटते समय उनकी कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। वहीं हादसे के वक्त कार में उनके साथ सवार एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। खबरों की माने तो तालग्राम थाना क्षेत्र के रनवा गांव के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर कार चालक को नींद आने की वजह से यह बड़ा हादसा हो गया, जिसमें कांग्रेस नेता की मौत हो गई है। बिहार नंबर की ये गाड़ी दिल्ली से बिहार जा रही थी, जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से ये कार टकरा गई। भीषण हादसा हो गया, जिसमें कांग्रेस नेता की मौत हुई है। साथ में एक महिला भी थी, वो गंभीर रूप से घायल हो गई हैं और अब पुलिस जो है पूरे मामले की तलाश में जुटी हुई है। शुरुआती जांच में पाया गया है कि चालक को नींद आने की वजह से ये बड़ा और दुखद हादसा हुआ है। तो खबरों में बढ़ेंगे आगे। एटा से ये खबर, पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी। मारपीट मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। आरोपियों ने परिवार के साथ मारपीट की थी। छेड़छाड़ का विरोध करने पर परिवार को पीटा गया है।
पीड़ित परिवार ने मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी, एफआईआर दर्ज करवाई थी और अब पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए एटा पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। एटा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एटा पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। मारपीट मामले में चारों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। छेड़छाड़ का विरोध करने वाले परिवार यानी कि घर की बेटी के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। इतने में परिवार वालों ने जब विरोध किया इसका, तो इन बदमाशों ने उल्टा परिवार को ही पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद परिवार ने एफआईआर दर्ज करवाई और एफआईआर दर्ज करवाने के बाद से लगातार कार्रवाई की जा रही थी। पुलिस के द्वारा अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही थी और बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। डेरा बंजारा पीपल खेड़िया में 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो संज्ञान में आया था। उक्त वीडियो का संज्ञान लेते हुए और वादी के तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और थाने स्तर से 2 टीमें अभियुक्तगण के गिरफ्तार हेतु बना दी गई थी। आज दिनांक 1/5/26 को 4 अभियुक्तगण क्रमशः आस मोहम्मद, शाहिद उर्फ साद मोहम्मद, साफ़ी मोहम्मद और जैनुद्दीन समस्त निवासी गण डेरा बंजारा पीपल खेड़िया। एटा से खबर है, भारत अपडेट की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जलेसर में रिश्वत लेने का ऑडियो वायरल हुआ था, इस मामले पर अब एक्शन देखने को मिल रहा है। भारत अपडेट की खबर दिखाने पर डीएम का ये बड़ा एक्शन। डीएम के निर्देश पर चकबंदी लेखपाल हरिओम को सस्पेंड कर दिया गया है। वायरल ऑडियो का संज्ञान लेते हुए लेखपाल को निलंबित किया गया है। लेखपाल के रिश्वत लेने का स्क्रीनशॉट और ऑडियो दोनों वायरल हुआ था। भारत अपडेट ने प्रमुखता के साथ ये खबर दिखाई थी और ये बड़ी इस वक्त की अपडेट सामने आ रही है, जहां पर लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया है। पूरा मामला भारत अपडेट ने बहुत ही प्रमुखता के साथ इस खबर को उठाया था और प्रशासन तक पहुंचाई थी। जलेसर में रिश्वत लेने का ऑडियो वायरल हुआ है और इस मामले पे एक्शन अब देखने को मिला है, जहां डीएम ने लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है। डीएम के निर्देश पर चकबंदी लेखपाल हरिओम को सस्पेंड किया गया है। इस कार्रवाई के बाद से प्रशासनिक अमले में हलचल देखने को मिल रही है, हड़कंप देखने को मिल रहा है और ये कार्रवाई कहीं ना कहीं आगे इन फ्यूचर जो है अधिकारियों को ऐसी हरकत करने से रोकेगा। हालांकि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है, जो एक बार फिर से देखने को मिली है। भ्रष्टाचार की खबरें सामने आते ही, रिश्वत की खबर सामने आते ही डीएम ने कार्रवाई करते हुए लेखपाल हरिओम को सस्पेंड कर दिया। खबरों में बढ़ेंगे आगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर टीएमसी की याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग के काम में दखल देने से इनकार। आदेश की कोई जरूरत नहीं लग रही। कर्मचारियों की तैनाती नियमों के खिलाफ नहीं, यानी कि टीएमसी को हाई कोर्ट से झटका लगा। टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी को बड़ा झटका दे दिया है। यानी कि टीएमसी की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हम चुनाव आयोग के काम में दखल नहीं दे सकते, इनकार कर दिया। आदेश की कोई जरूरत नहीं लग रही, यानी कि हाई कोर्ट ने पहले ही मना कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, क्योंकि मतगणना में बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया था। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने तत्परता के साथ इस मामले को सुना और अपना फैसला भी सुना दिया। साफ तौर पर यह कि चुनाव आयोग की जो भी प्रक्रिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाल में दखल नहीं देगा और कोई जरूरत भी नहीं लग रही है दखल देने की, कोई आदेश यहां पर जो है जारी करने की। टीएमसी की याचिका पर सुनवाई पूरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट गई थी टीएमसी एक उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से साथ मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा, लेकिन बड़ी जो राहत मिलने की उम्मीद थी टीएमसी को, वो मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। आदेश की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है टीएमसी को, कड़ी फटकार लगाई है कि चुनाव आयोग के मामलों में सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा। कर्मचारियों की तैनाती कहां होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ये पूरा डिसीजन चुनाव आयोग का होगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा। हमारे सहयोगी स्नेह हमारे साथ जुड़ गए, स्नेह कमल जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। स्नेह कमल, एक बड़ा झटका एक बार फिर से टीएमसी को लगा है। हाई कोर्ट ने मना किया, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया है।
बंगाल जो सत्ताधारी दल टीएमसी की याचिका पर जो है चुनाव आयोग किसी मामले में दखल करने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना पर टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इसमें उसको एक बड़ा झटका लगा। चुनाव आयोग में वोटों गिनती के लिए मुख्य रूप से केंद्र सरकार पीएसयू कर्मचारी तैनात करने के निर्देश के खिलाफ जो टीएमसी की याचिका थी उसे जो खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा, क्षमा करें, कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि चुनाव आयोग का यह अधिकार है कि वोटों गिनती की प्रक्रिया में या मतदान की प्रक्रिया में किस अधिकारी को तैनात करते किसको नहीं करते, ये उनका अपना अधिकार क्षेत्र है। इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई नया आदेश पारित करने का साफ इनकार कर दिया। जिस तरह से जो है चुनाव आयोग ने अपने 13 अप्रैल के सर्कुलर में पूरी जो प्रक्रिया का जो एक उल्लेख किया था, उन्होंने कहा पूरा इसका पालन किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक इस सर्कुलर में मतगणना की प्रक्रिया में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों का भी प्रावधान है। लेकिन चुनाव आयोग के वकील के बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केवल यह दोहराया चुनौती के सर्कुलर को लागू किया जाएगा और मामले में आगे कोई अन्य आदेश देने से मना कर दिया। साथ ही साथ यह भी कहा चुनाव आयोग की नियुक्ति का पूरा अधिकार है। कर्मचारियों की नियुक्ति जुड़ा हुआ मामला चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि बंगाल में वोटर गिनती के केंद्रीय कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक बनाया जाएगा। टीएमसी इस फैसले का विरोध कर रही है। उनका मानना है कि इस प्रक्रिया में राज्य सरकार कर्मचारियों को बराबर शामिल किया जाना चाहिए। इसी आदेश को चुनौती देने के टीएमसी ने यादी थी, जिस पर जस्टिस नरसिम्हा, जस्टिस जयमाला बागची की बेंच सुनवाई कर रही थी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि टीएमसी को एक बार पुनः सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। स्नेह कमल, क्योंकि 4 तारीख को मतगणना है, बहुत ज्यादा समय रह नहीं गया है, सिर्फ आज कल भर का समय रह गया है। आज बीजेपी एक बड़ी बैठक भी कर रही है कोलकाता में। इधर टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। क्या लगता है मतगणना से पहले या मतगणना के बाद ये पूरा मामला जो टीएमसी है वो बार बार उठाती हुई नजर आएगी? और अगर कहीं ना कहीं टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा तब तो उस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं और भी ज्यादा सवाल और तीखे बयानबाजियां शुरू हो जाएंगे। ये बिल्कुल, चूंकि अब समय अगर बात करें तो बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि अब कल रविवार है और परसों सुबह मतगणना होनी है। तो कुल मिलाकर जो है टीएमसी की जो अंतिम उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले को खारिज कर दिया। अब जो है सभी की निगाहें 4 तारीख पर होंगी, जब वोटों गिनती शुरू होगी। लगभग 12 बजे तक तस्वीरें पूरी तरह साफ होनी शुरू हो जाएगी कि पश्चिम बंगाल में आखिर क्या होता है, चौथी बार ममता सरकार या आपकी बार भाजपा सरकार। जाहिर बात है, लेकिन स्नेह कमल, क्योंकि हाईकोर्ट ने पहले इनकार किया, उस उम्मीद के साथ टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, लेकिन अब सारी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है, अभी एक दिन मतगणना में और बाकी है, आज का कुछ घंटा अगर हम ले ले और कल की पूरा दिन, लगभग 1.5 दिन बाकी है मतगणना में, क्या लगता है उससे पहले टीएमसी कोई नई रणनीति के साथ सामने आएगी? सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज हो चुकी है, उसके बाद कोई उम्मीद नहीं बची है। स्नेह, लेकिन क्योंकि आज रीपोल भी कई जगहों पर हो रहा है, इधर सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है, तो क्या ममता बनर्जी शांत रहेंगी? अब ममता बनर्जी के स्वभाव के मुताबिक तो हम कह सकते हैं कि शांति नहीं रह सकती, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सुपर भारत में कोई कोर्ट नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज हो चुकी है और समय नहीं है इस पे कोई पुनर्विचार याचिका अब दाखिल हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्नेह आपका विस्तार से जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए, फटकार लगाते हुए आदेशों को आदेश देने से मना कर दिया है और कहा है कि आदेश देने की अब कोई जरूरत नहीं है और जो भी उनकी प्रक्रिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा। एक बड़ा झटका माना जा रहा है टीएमसी के लिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। फतेहपुर में सड़क पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू बोलेरो कार ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक मासूम बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 2 महिला समेत 5 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद से चालक मौके से फरार है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिंदकी कोतवाली के शहजादीपुर की घटना ये बताई जा रही है। ये बड़ी अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर फतेहपुर में सड़क पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और एक मासूम बच्ची समेत 2 लोगों की मौत की और खबर है। साथ ही 5 लोग घायल हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बड़ी अपडेट सामने आई। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें जरा देखिए कि हादसे के बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है।
तो वहीं एटा में बाइक और पिकअप की जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत की खबर। मौके पर पहुंची है पुलिस, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने पिकअप ड्राइवर को हिरासत में लिया है। थाना मलावन क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर एटा में बाइक सवार और पिकअप के बीच में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत की खबर है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, पिकअप पर चालक को गिरफ्तार कर लेती है और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। थाना मलावन क्षेत्र का ये पूरा मामला है और पुलिस पूरे मामले की जांच में भी लगी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवार वालों को इत्तला किया गया है। कहीं ना कहीं परिवार में हादसे के बाद से मातम पसरा हुआ है। लोगों का, परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है और अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन की बात कह रही है। ये बड़ी अपडेट जो है सामने आ रही है, एक बड़ी खबर, दुखद खबर सामने आई एटा से, जहां पर पिकअप और बाइक के बीच में जोरदार टक्कर होती है और इस जोरदार टक्कर में 2 लोगों की मौत की खबर। पुलिस और पुलिस पहुंचती है मौके पर, पिकअप ड्राइवर को अरेस्ट कर लेती है। थाना मलावन क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अब पुलिस लगातार चालक से इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वो कारण रहा जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। क्या ओवर स्पीडिंग थी, नींद की झपकी की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला था, या फिर कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से जो है ये बड़ा हादसा हुआ है। तमाम पहलुओं को लेकर इस वक्त पुलिस की जो है जाँच है वो चल रही है। इस बीच पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया गया है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। एटा में बाइक और पिकअप की जोरदार टक्कर होती है। इस भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत होती है। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। घर में मातम पसरा हुआ है। चालक की गिरफ्तारी हालांकि हो चुकी है। पुलिस अब आगे की पूछताछ कर रही है। खबर गोंडा से है। चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को अरेस्ट किया है। गिरोह में महिला पुरुष समेत एक किशोरी भी शामिल है। बस अड्डा और ई रिक्शा में महिलाओं को निशाना बनाया जाता था। आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी की ज्वेलरीज और कैश बरामद किया गया है। भीख मांगने के बहाने चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता था। पकड़े जाने से बचने के लिए लगातार वो ठिकाना भी बदलते रहते थे। मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को अरेस्ट किया है, जिसमें एक किशोरी भी शामिल है। पकड़े ना जाएं इस डर से लगातार अपना ठिकाना बदलते थे। ये तस्वीरें देखिए जरा, कितने सारे ये गहने छुपा कर रखते थे। चोरी का ये पूरा सामान है जो बरामद किया गया है। कैश भी भारी मात्रा में बरामद किया गया है। भीख मांगने के बहाने चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। अलग अलग बॉक्सेस में चोरी के जो सामान है वो रखे गए हैं। पुलिस ने ये गहने बरामद किए हैं। जिन जिन लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई है, इसको लेकर अब पुलिस जो है कार्रवाई करते हुए ये तमाम गहने उनको वापस करेगी। के विरुद्ध श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोंडा द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज कोतवाली नगर पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य करते हुए आम जनमानस के साथ राह चलते हुए चोरी की घटना कारित करने वाले एक 7 सदस्यीय गिरोह को गिरफ्तार कर उनसे चोरी किए गए सोने व चांदी के आभूषणों की बरामदगी की गई। दिनांक 29 अप्रैल 2025 को वादिनी श्रीमती रेणु गुप्ता द्वारा कोतवाली नगर में तहरीर दी गई कि गोंडा बस स्टेशन से अपने घर जाते समय ई रिक्शा में उनके साथ बैठी 2 अज्ञात महिलाओं द्वारा उनके सोने के आभूषणों की चोरी कर ली गई। इस सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के सफल अनावरण के लिए 4 टीमें लगाई गई। और इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 20